ब्राजील से अमेरिका जा रहा एक विमान जिसमें सिर्फ 8 यात्री सवार थे, अजीब परिस्थितियों में अमेज़न के घने जंगल के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। हालांकि इस हादसे में सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं, लेकिन अब वे एक विशाल और घने जंगल में फंस चुके हैं, जहां उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या वे इस जंगल में मौजूद खतरों से बचते हुए अपने घर लौट पाएंगे? यह सब हम आज की इस शानदार मिस्ट्री एडवेंचर सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे यात्री विमान से जो अमेरिका की ओर जा रहा था। कभी एक यात्री हैरानी से पूछता है कि उनकी उड़ान का रूट क्यों बदला गया है। इस पर फ्लाइट अटेंडेंट उसे समझाती है कि उनके मूल रूट पर मौसम बहुत खराब है, इसलिए पायलट ने खुद फैसला लेकर रूट बदल दिया है और अब वे अमेज़न के ऊपर से उड़ान भरेंगे। क्योंकि इस फ्लाइट में केवल 8 यात्री हैं, इसलिए वे रूट बदलने को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते। लेकिन थोड़ी ही देर बाद पूरा विमान अचानक बुरी तरह कांपने लगता है। पायलट देखता है कि अचानक उनका जीपीएस सिस्टम काम करना बंद कर देता है, यहाँ तक कि कोई भी कंट्रोल पैनल काम नहीं कर रहा होता। पायलट तुरंत मुख्य बेस से मदद लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह कोशिश भी नाकाम हो जाती है, क्योंकि रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइस भी काम नहीं कर रहा होता। हालांकि अजीब बात यह थी कि पायलट को पहले से ही अंदेशा था कि कुछ ऐसा हो सकता है। वह विमान को सुरक्षित रूप से उतारने की कोशिश करते हुए अपने फोन से एक आखिरी वीडियो संदेश रिकॉर्ड करने लगता है। वह कहता है कि विमान के अंदर छिपे बड़े बड़े रहस्यों को देखकर ही उसे पहले से इस तरह की दुर्घटना का अंदाजा हो जाना चाहिए था। अब विमान और नीचे उतरते हुए जंगल की ओर गिरने लगता है। पायलट किसी तरह पहाड़ों से बचते हुए पेड़ों की शाखाओं का सहारा लेकर विमान की रफ्तार कम करने की कोशिश करता है, ताकि टक्कर का झटका कम हो सके। कई किलोमीटर तक घिसटते हुए जाने के बाद आखिरकार विमान रुक जाता है। इस दुर्घटना में विमान में सवार सभी 8 यात्री सुरक्षित रहते हैं, लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट जिसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, विमान के जोरदार झटके से उसी जगह पर अपनी जान गंवा देती है। अब यात्री डर के मारे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्लाइट अटेंडेंट के अलावा किसी और को कोई गंभीर चोट नहीं लगी है, इसलिए 2 यात्री जल्दी से कॉकपिट में जाकर पायलट की हालत देखने जाते हैं। लेकिन वहां वे देखते हैं कि कुछ पेड़ों की डालियां पायलट के सीने में घुस गई हैं। फिर भी वह अभी तक जीवित था, इसलिए वे धीरे धीरे पायलट की सीट को हटाने की कोशिश करते हैं ताकि वह ठीक से सांस ले सके। ठीक उसी समय अचानक विमान के बाहर से आग लगने की आवाज आती है। इसके कारण सभी यात्री जल्दी से विमान से बाहर निकल आते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर पूरा विमान जल गया तो बचाव दल के आने तक वे कहाँ रहेंगे। कुछ समय बाद जब स्थिति शांत हो जाती है, तब 8 यात्री एक साथ मिलकर हालात को समझने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि पायलट द्वारा रूट बदलने के बाद वे अमेज़न के किस गहरे इलाके में आ गए हैं। इसके अलावा किसी के भी मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आ रहा है, यानी इस घने जंगल में सैटेलाइट फोन के बिना बाहर किसी से संपर्क करना या मदद मांगना संभव नहीं है। यह जंगल सैकड़ों मील तक फैला हुआ है, इसलिए पैदल बाहर निकलने का सवाल ही नहीं उठता। उधर बाहर किसी को भी नहीं पता कि वे यहाँ जंगल में फंसे हुए हैं, इसलिए उन्हें बचाने कोई आने वाला भी नहीं है। अब 8 यात्रियों में से एक, जिसका नाम जैक है, सबका परिचय जानना चाहता है ताकि एक दूसरे को जानने के बाद मिलकर यह फैसला लिया जा सके कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। जैक अपना परिचय देते हुए बताता है कि वह एक इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टिगेटर के तौर पर काम करता है, ताकि लोग इंश्योरेंस में धोखाधड़ी न कर सकें। वह अभी अपना एक केस खत्म करके अमेरिका लौट रहा था। इसके बाद एक और यात्री अपना नाम बताता है, केविन। वह पेशे से एक डॉक्टर है। वह कहता है कि कई साल डॉक्टर के तौर पर काम करने के बाद अब उसने मेडिकल इक्विपमेंट के वितरण का व्यवसाय शुरू किया है। इसी वजह से वह अपनी नई कंपनी के लिए एक डील पूरी करके अमेरिका लौट रहा था। उस समय जैक और बाकी सभी घायल पायलट से पूछते हैं कि क्या उसके विमान में कोई सैटेलाइट फोन है जिसके जरिए वे बाहर से मदद के लिए संपर्क कर सकें। साथ ही वे यह भी जानना चाहते हैं कि यह विमान अपने तय रास्ते से हटकर इस जंगल में कैसे आ गया और बिना किसी खराब मौसम के यहाँ क्रैश कैसे हो गया। ठीक उसी समय पायलट की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। यहाँ केविन, जो कि एक डॉक्टर था, अब तक कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन अब वह घोषणा करता है कि इस हालत में तो पायलट वैसे ही मर जाएगा, इसलिए वह जोखिम उठाकर इसी हालत में पायलट की किसी तरह सर्जरी करने की कोशिश करेगा। वह जिएगा या नहीं, यह उसकी किस्मत पर निर्भर करेगा। केविन के कहने पर सभी सदस्य विमान से जरूरी सामान ढूंढ कर लाते हैं जो सर्जरी में काम आ सके। वे सब्जी काटने वाला एक चाकू, अल्कोहल और कुछ अन्य छोटी मोटी चीजें इकट्ठा करते हैं। अब डॉक्टर केविन बिना एनेस्थीसिया के ही सर्जरी शुरू करता है, जिससे पायलट को बहुत ज्यादा दर्द होता है। सौभाग्य से सर्जरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल होती है। डॉक्टर केविन बताता है कि आज रात आराम करने के बाद पायलट ठीक हो जाएगा, लेकिन तब कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा सका कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। रात में जब सभी बाहर सो रहे होते हैं, तब एक चेहरा ढका हुआ व्यक्ति आता है और घायल पायलट का मुंह दबाकर उसका गला घोंट देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब सुबह सब लोग नींद से उठते हैं तो मृत पायलट को देखकर वे बेहद हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पिछली रात सर्जरी के बाद पायलट की हालत काफी अच्छी हो गई थी और उसने उन्हें कुछ महत्वपूर्ण संकेत देने की बात भी कही थी। डॉक्टर केविना कहती है कि उसके शरीर में कोई संक्रमण नहीं हुआ था, तो फिर पायलट की मौत कैसे हो गई। सभी इस पर चर्चा करने लगते हैं कि रात में किसी को बारी बारी से पायलट की देखभाल करनी चाहिए थी। खैर, अब वे कुछ भी नहीं कर सकते और शायद पायलट अपनी चोटों के कारण ही मर गया, इसलिए वे पायलट के शव को उस मृत फ्लाइट अटेंडेंट के शव के पास थोड़ी दूरी पर एक पेड़ के नीचे रख देते हैं, ताकि अगर यहाँ कोई बचाव दल आए तो वे दोनों शवों को उनके परिवारों तक वापस पहुंचा सकें। इसलिए वे किसी को भी इसकी खबर नहीं देते। लेकिन कोई यह नहीं देख पाता कि पायलट की जेब से उसका फोन गिर गया है और डैनी उसकी तस्वीरें ले लेता है। डैनी की पत्नी एमी उससे इस बारे में पूछती है, लेकिन डैनी उसे और किसी को भी कुछ न बताने का निर्देश देता है।
क्योंकि अब वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसके बाद डैनी अकेले पायलट के शव के पास जाता है और उसकी उंगली काट लेता है ताकि उस फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक किया जा सके। इधर जब वह मध्यम उम्र का दंपति साथ में होता है तो लिसा अपने पति डेविड से कहती है कि उसे नहीं लगता कि पायलट की मौत स्वाभाविक थी। लिसा पहले एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर चुकी है और उसने एक बार एक मरीज को दम घुटने से मरते हुए देखा था। लिसा के अनुसार पायलट का चेहरा भी उसी अस्पताल के मरीज की तरह काला पड़ गया था, यानी जानबूझकर उसका दम घोंटा गया था। लेकिन उसने यह बात सबके सामने खुलकर नहीं कही क्योंकि साफ है कि इन 8 लोगों में से ही किसी ने पायलट की हत्या की है। तब उसका पति डेविड हैरानी से पूछता है कि यात्रियों में से कोई पायलट को क्यों मारेगा। लेकिन लिसा के मुताबिक अब उन्हें यही पता लगाना होगा और अब से उन्हें सावधान रहना होगा और खुद के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यह बात कहते समय अचानक लिसा को महसूस होता है कि कोई उनकी बात सुन रहा है, इसलिए वह तुरंत बातचीत को बीच में ही रोक देती है। इस बीच ट्रैवलर क्रिस्टी एमी के पास आकर कहती है कि वह जानती है कि डैनी और एमी असल में शादी के बाद हनीमून पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए वह उसे सच बता देती है। तब एमी स्वीकार कर लेती है कि वह असल में एक अमीर व्यापारी की बेटी है और डैनी उसके परिवार का ड्राइवर है। लेकिन वे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनके परिवार कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, तब वे अपना देश छोड़कर फ्लाइट से अमेरिका जा रहे होते हैं। क्रिस्टी समझ जाती है कि उन्होंने झूठ बोला था ताकि बाकी यात्री उन्हें शक की नजर से न देखें। इसी बीच कार्लोस सबको एक अच्छी खबर देता है कि उसे प्लेन के मलबे में एक जीपीएस डिवाइस मिला है। वह कहता है कि अगर वह इस डिवाइस को पास की पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर एक्टिवेट कर सके तो उनका काम हो जाएगा। इसका सिग्नल बहुत दूर तक जाएगा। इसके अलावा डिवाइस को जितना नुकसान हुआ है वह उसे अगले दिन तक ठीक कर देगा। यह सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि आखिरकार यहाँ से निकलने का एक रास्ता मिल गया है। कार्लोस बताता है कि उसके पिता कभी इलेक्ट्रिशियन थे और उसी से उसने ये सब काम सीखा है। लेकिन वह खुद एक फाइटर बनना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिता की दुकान छोड़ दी। तब जैक कहता है कि ठीक है, आज के भीतर कार्लोस इस जीपीएस डिवाइस को ठीक कर ले और हिसाब के मुताबिक पहाड़ी पर चढ़ने में उन्हें आधा दिन लगेगा। इसलिए वे तय करते हैं कि कल सुबह होते ही वे इस डिवाइस को लेकर ऊपर जाएंगे। लेकिन तभी लिसा उन्हें एक बुरी खबर सुनाती है कि उनका खाना चोरी हो गया है। हालांकि उन्हें यहाँ फंसे हुए अभी सिर्फ एक दिन ही हुआ है, जो खाना 3 दिन के लिए था वह एक ही दिन में खत्म हो गया है। तब क्रिस्टी और जैक जल्दी से प्लेन में जाकर तलाश करने लगते हैं कि किसने उनका खाना और पानी चुरा लिया। जो राशन उन्हें 3 दिन तक चलना था वह अब सिर्फ 1 दिन का ही बचा है। यहाँ क्रिस्टी की खोजबीन की काबिलियत देखकर जैक टिप्पणी करता है कि वह कोई साधारण ट्रैवलर नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह से वह जांच कर रही है वैसा कोई आम इंसान नहीं करता। तब आखिरकार क्रिस्टी अपने पेशे के बारे में बताती है कि वह असल में एक रिपोर्टर है जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर वहां के गैंग्स को एक्सपोज करती है और उन्हें पुलिस के हवाले करवा। इसलिए उसने अपने बारे में झूठ बोला था ताकि अगर यात्रियों में कोई अपराधी हो तो वह उस पर हमला न करे। मतलब यहाँ मौजूद 8 यात्री अपने अपने अतीत को छुपा रहे हैं। अब जब उनके पास खाना और पानी नहीं बचा है तो कार्ल्स को जीपीएस डिवाइस ठीक करने के लिए छोड़कर बाकी सभी जंगल में खाने पीने की चीजें खोजने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ नीले रंग के मशरूम दिखाई देते हैं। क्रिस्टी अपने रिपोर्टिंग अनुभव से जानती है कि इन्हें खाने से कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो सकती है, इसलिए वह सभी को सख्त मना करती है कि कोई इन्हें छुए भी नहीं। वह यह भी बताती है कि ऐसे मशरूम आमतौर पर गीली जगहों पर उगते हैं, यानी आसपास कहीं न कहीं किसी बड़े पानी के स्रोत की संभावना है। थोड़ी ही दूर चलने पर उन्हें एक तालाब मिल जाता है, लेकिन उसका पानी साफ नहीं होता, इसलिए उन्हें उसे शुद्ध करने का तरीका निकालना पड़ता है ताकि वे उसे पी सकें। तभी अचानक पीछे से गोली चलने की आवाज आती है। सब जल्दी से दौड़कर देखते हैं कि यह डेविड है, जिसने अपनी पत्नी लिसा के साथ मिलकर अपनी बंदूक से एक बंदर का शिकार किया है ताकि वे उसे खा सकें। असल में उनके सामान में एक बंदूक भी थी जिसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया था। लिसा अब सबको बताती है कि वे किसी को डराना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बंदूक के बारे में कुछ नहीं कहा। डेविड के शिकार किए हुए बंदर को खाकर सभी का आज का रात का खाना हो जाता है। इस बीच क्रिस्टी और जैक मिलकर तालाब के पानी को भी शुद्ध कर लेते हैं ताकि वह पीने लायक हो जाए, यानी आज के लिए उनके खाने पीने की समस्या हल हो जाती है। लेकिन समूह की एक सदस्य एमी बंदर का मांस नहीं खा पाती, इसलिए उसका खाना खराब न हो इस वजह से डेविड खुद ही उसका हिस्सा खा लेता है। इसके बाद जैक सभी से पूछता है कि क्या डेविड और लिसा की तरह किसी के बैग में कोई खतरनाक चीज छुपी हुई है या नहीं, क्योंकि इस बारे में सबको जानने का अधिकार है। कार्ल्स अपना बैग खोलकर दिखाता है कि उसके पास सिर्फ उसका फाइटिंग मास्क है जो उसकी फाइटिंग पर्सनैलिटी को दर्शाता है। साथ ही वह बताता है कि कल वे जीपीएस डिवाइस से संकेत भेजकर मदद बुलाएंगे, इसलिए फिलहाल उन्हें एक दूसरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं तभी अचानक डेविड की तबीयत बिगड़ने लगती है और दूर से कोई व्यक्ति विमान के मलबे के पीछे छिपकर यह सब देख रहा होता है। अब वह अज्ञात व्यक्ति अपना सैटेलाइट फोन निकालता है और एक लड़की को फोन करके कहता है कि उनका प्लान अब तक पूरी तरह सफल रहा है और वह इसे और तेजी से आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब यह है कि उन लोगों में से किसी एक के पास सैटेलाइट फोन है, लेकिन वह सदस्य जानबूझकर इसे छुपाए हुए है और शुरू से ही यह सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्यों? यह एक बड़ा रहस्य है जिसका खुलासा हमें बाद में होगा।
अगली सुबह सभी लोग लिसा के रोने की आवाज से जागते हैं क्योंकि उसके पति डेविड की रात में ही मौत हो चुकी होती है। डॉक्टर केविन जल्दी से जांच करता है और बताता है कि डेविड के मुंह से झाग निकल रहा है। इसका मतलब है कि उसे फूड पॉइजनिंग हुई है और संभव है कि उसे जहरीले मशरूम खिलाए गए हों जिन्हें उन्होंने पिछले दिन रास्ते में देखा था। यह सुनकर लिसा गुस्से में आ जाती है और सबको बताने लगती है कि उन लोगों में से कोई एक उन्हें एक एक करके मार रहा है। हालांकि अभी तक कोई नहीं जानता कि उनमें से कोई ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि विमान दुर्घटना से पहले ये आठों लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लिसा यह भी कहती है कि उसे यकीन है कि किसी ने जानबूझकर उसके पति की हत्या की है और उसने उस व्यक्ति का चेहरा भी देखा था, लेकिन वह चुप रही ताकि सभी आपस में लड़ने न लगे। लिसा को याद आता है कि उसने ये सारी बातें अपने पति डेविड को बताई थीं और उसी समय उसे पीछे से किसी के आने का एहसास हुआ था जो उनकी सारी बातें सुन रहा था। इसलिए वही व्यक्ति डेविड को निशाना बनाकर उसकी हत्या करता है। कल जब वे जंगल में जहरीले मशरूम पाए थे तब उनमें से किसी एक ने चुपचाप उन्हें उठा लिया और रात में डेविड के खाने में मिला दिया। ऊपर से डेविड ने कल एमी का खाना भी खाया था, तो कौन जाने एमी के खाने में भी जहर मिला हो। अब यह सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि अगर उनमें से कोई कातिल है तो हर किसी की जान खतरे में है। उसके ऊपर अचानक उनका विमान जंगल में क्रैश हो जाना और फिर एक एक करके सदस्यों की मौत होना, ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि पहले से ही सुनियोजित साजिश है। अब सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि कोई भी किसी पर भरोसा नहीं कर पा रहा। डैनी अपनी पत्नी एमी को पायलट का फोन दिखाता है जिसे उसने पहले ही उठाकर रख लिया था। उस फोन में पायलट की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें वह खुद स्वीकार करता है कि विमान में एक बहुत बड़ा गुप्त रहस्य छिपा हुआ है और उसी वजह से जानबूझकर विमान को क्रैश कराया गया था। डैनी और एमी वह वीडियो बाकी सभी के साथ भी शेयर करते हैं। इससे अब सभी को यकीन हो जाता है कि यहाँ सच में कोई बड़ा खतरा छिपा हुआ है और पीछे हुई दो मौतें भी कोई हादसा नहीं बल्कि पूरी तरह से योजनाबद्ध थीं। अब ग्लालोस बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस ठीक कर ली है और अब उन्हें बस पहाड़ की चोटी तक पहुंचना होगा। लेकिन अब कोई भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहा क्योंकि उनके बीच ही असली कातिल मौजूद है जो नहीं चाहता कि यह मिशन सफल हो, क्योंकि जैसे ही डिवाइस काम करने लगेगी वे यहां से बाहर निकल सकेंगे। वे चर्चा करने लगते हैं कि कौन कौन पहाड़ के ऊपर जाएगा और कौन नीचे रहकर कैंप की सुरक्षा करेगा क्योंकि सभी एक साथ ऊपर नहीं जा सकते। तभी जैक कहता है कि वह खुद नीचे रहकर कैंप की रखवाली करेगा और कार्ल्स के साथ डॉक्टर केविन और क्रिस्टी पहाड़ पर चढ़ेंगे और जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल करेंगे। तीनों अब डिवाइस लेकर ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। उन्हें पता था कि अगर उनमें से कोई कातिल हुआ तो बाकी दो मिलकर उसे संभाल लेंगे। इधर चढ़ाई के दौरान कार्ल्स च्युइंग गम चबाता रहता है और क्रिस्टी उसकी गम का रैपर देखकर समझ जाती है कि यह तो उसी खाने से आया है जो पहले चोरी हुआ था, यानी कार्ल्स ने ही उनका खाना चुराया था। तो हो सकता है वही असली कातिल हो। हालांकि वह अभी किसी को कुछ नहीं बताती और खुद ही कार्ल्स पर नजर रखने लगती है ताकि वह कोई गड़बड़ी न कर सके। इसके अलावा जीपीएस डिवाइस भी कार्ल्स के पास ही थी। इस डर से कि कहीं वह डिवाइस को खराब न कर दे, क्रिस्टी उससे डिवाइस अपने पास ले लेती है। इसके बाद तीनों मिलकर पहाड़ पर चढ़ते रहते हैं और आधा दिन बीतने के बाद आखिरकार वे चोटी पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब वे पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तभी अचानक क्रिस्टी का पैर फिसल जाता है और वह पहाड़ के किनारे लटक जाती है। ऊपर से वह डिवाइस भी बिल्कुल किनारे के पास गिर जाती है। उन तीनों को पता है कि अगर यह डिवाइस नीचे गिर गई तो यहाँ से बाहर निकलने का उनका एकमात्र रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। इसलिए अपनी जान जोखिम में डालकर क्रिस्टी पहले डिवाइस को पकड़ लेती है। दूसरी ओर कार्लस और डॉक्टर केविन अपनी जान की परवाह किए बिना क्रिस्टी और डिवाइस दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। इस घटना के बाद तीनों के बीच आपसी भरोसा पैदा हो जाता है क्योंकि अगर उनमें से कोई हत्यारा होता तो वह आसानी से बाकी लोगों को नीचे गिराकर मार सकता था, लेकिन इसके उलट वे एक दूसरे की जान बचाते हैं। अब आखिरकार कार्लस जीपीएस डिवाइस को सेटअप करना शुरू करता है। वहीं डॉक्टर केविन अपना मोबाइल फोन भी चेक करता है लेकिन उसमें अभी तक कोई सिग्नल नहीं आता, यानी अब उन्हें सिर्फ जीपीएस सिग्नल पर ही भरोसा करना होगा। कुछ देर बाद कार्लस बाकी दो लोगों को बताता है कि उसने आखिरकार जीपीएस डिवाइस चालू कर दी है और कुछ ही घंटों के भीतर रेस्क्यू सिग्नल चारों तरफ फैल जाएगा और कोई न कोई आकर उन्हें बचा लेगा। अब सूरज डूब रहा है, इसलिए तीनों सिर्फ जीपीएस सिग्नल की उम्मीद लेकर अपने कैंप की ओर वापस लौटने लगते हैं। इधर नीचे मौजूद बाकी लोग एक दूसरे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। लिसा बंदूक छोड़ देती है और जैक से दूर रहने को कहती है क्योंकि उसके पति की मौत के बाद वह अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ डैनी अपनी पत्नी एमी पर गुस्सा हो जाता है और एमी को किसी से भी बात करने से मना कर देता है। अब से सब कुछ वह अकेले ही संभालेगा, लेकिन अब एमी को ही डैनी पर शक होने लगता है। वह सोचती है कि शायद अपने ड्राइवर के साथ भागकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है क्योंकि वह डैनी के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वह बेवकूफ की तरह केवल प्यार में पड़कर उस पर भरोसा कर बैठी और अपने ड्राइवर के साथ भाग गई और अब इस सुनसान जंगल में एक एक कर सभी मर रहे हैं। यह सुनकर डैनी बहुत गुस्से में आ जाता है। वह चिल्लाकर कहता है, अगर मैं नहीं होता तो तुम तब तक मर ही जाते। एमी डैनी का यह रूप देखकर डर जाती है क्योंकि उसने आज तक डैनी को कभी ऐसे रूप में नहीं देखा। अब वह डैनी के साथ भागने के अपने फैसले पर पछतावा करने लगती है। यहाँ चार लोग एक दूसरे को संदेह की नजर से देखने लगते हैं।
कुछ देर बाद ऊपर से बाकी 3 लोग नीचे लौटते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जीपीएस डिवाइस को ठीक तरह से इंस्टॉल कर दिया है और अगर भाग्य अच्छा रहा तो कल तक कोई न कोई उन्हें खोजने आ जाएगा। अब बचे हुए 7 लोग अजीब तरीके से साथ मिलकर रात का खाना खाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें केवल अगले दिन तक ही कैसे जिंदा रहना है। रात होते ही बाकी सभी सो जाते हैं, लेकिन कार्लोस अपनी फाइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देता है क्योंकि वह अपनी प्रतियोगिता के लिए पूरी तैयारी करना चाहता है। कार्लोस ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था और इतने भयंकर हालात में भी वह केवल अपनी प्रैक्टिस पर ही ध्यान देता है। इसी कारण से उसने शुरू में खाना चुराया ताकि उसके डाइट में कोई कमी न आए। लेकिन जब कार्लोस अपनी प्रैक्टिस खत्म करता है तो वह देखता है कि सामने काले कपड़े पहने कोई व्यक्ति खड़ा है और उसके अपने रिंग के मास्क भी पहने हैं। इसके बाद वह व्यक्ति कार्लोस को चाकू से मार देता है और हत्या कर देता है। सुबह होते ही कोई भी कार्लोस को नहीं ढूंढ पाता। तब जैक कहता है कि वे अलग अलग होकर कार्लोस को खोजेंगे, लेकिन डॉक्टर केविन याद दिलाते हैं कि कल ही उन्होंने जीपीएस डिवाइस इंस्टॉल किया था तो अब तक रेस्क्यू टीम आ जानी चाहिए थी। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि कल जो डिवाइस उन्होंने इंस्टॉल किया था उसे टीम का कोई एक सदस्य काटकर बंद कर चुका था, इसलिए अब कोई सिग्नल नहीं जा रहा था। यह बात न जानते हुए नीचे मौजूद सभी लोग कार्लस को आसपास खोजते रहते हैं, लेकिन उसे कहीं नहीं पाते। तभी केविन कहता है कि उन्हें डिवाइस को फिर से चेक करने जाना चाहिए। क्रिस्टी उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है क्योंकि अब वे किसी को अकेले भेजने का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन जब वे पहाड़ की ओर चढ़ते हैं तो दूर कई सारे पक्षियों को इकट्ठा होते हुए देखते हैं। यह देखकर दोनों को समझ में आ जाता है कि वहाँ कुछ तो हुआ है, इसलिए वे पहाड़ी चोटी की तरफ नहीं जाते और उस दिशा में चलना शुरू करते हैं। वहाँ उन्हें कार्लस का शव पड़ा मिलता है जिसे कल रात किसी अज्ञात सदस्य ने मारकर वहाँ फेंक दिया था। इसके बाद दोनों अपने कैंप लौटते हैं और बाकी सभी को बताते हैं कि उन्होंने एक और सदस्य को खो दिया है। अब यहाँ सभी एमी और डैनी पर शक करना शुरू कर देते हैं क्योंकि कल रात वही कार्लस के सबसे करीब सोए थे। हालांकि डैनी उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वह ऐसा क्यों करेगा। सभी के मन में यह सवाल घूमता रहता है कि अगर उनके बीच से कोई हत्यारा है जो लगातार लोगों को मार रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है और वह ये सब क्यों कर रहा है। तब लीसा बताती है कि कल रात किसी ने उसकी बंदूक से सारी गोलियां चुरा लीं और अब उसके पास केवल एक ही गोली बची है जो उसकी जेब में है। यह सुनकर केविन कहता है कि जब वह डैनी का इलाज कर रहा था तो उसने उसकी पीठ पर एक टैटू देखा। ऐसा टैटू आमतौर पर गैंग के सदस्य बनवाते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि डैनी गैंग का सदस्य है। डैनी का अतीत किसी को नहीं पता, इसलिए यह शक हो सकता है कि डैनी ही ये सब कर रहा है। हालांकि डैनी बताता है कि यह टैटू उसने खुद नहीं बनवाया था बल्कि उसे मजबूरी में बनवाया गया। उसे झूठे मामले में जेल भेजा गया था और वहाँ गैंग के सदस्य उसे टैटू बनवाने के लिए मजबूर करते थे। बाद में उसने अपना जीवन बदलने के लिए एमी के घर ड्राइवर का काम शुरू किया और वहाँ वह एमी के प्यार में पड़ गया। वह कोई अपराधी नहीं है और ये सब कुछ नहीं कर रहा है। डैनी एमी को और बताता है कि यह सच है कि शुरू में वह एमी के पैसों की वजह से उसके पास गया था, लेकिन बाद में वह एमी को सच में पसंद करने लगती है और अब वह उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। उस समय पहले ही शाम हो चुकी थी और बाहर जोरदार बारिश और तूफान शुरू हो गया था, इसलिए सभी दौड़कर हवाई जहाज के अंदर चले आते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि कोई उन्हें मार क्यों रहा था। असल में बारिश के पानी की वजह से हवाई जहाज की छत टूट गई और वहां से कुछ बैग गिरते हैं। जब जैक छत को हटाता है तो दिखाई देता है कि उसमें कई सफेद बैग रखे हुए हैं। सभी तुरंत समझ जाते हैं कि ये तो ड्रग्स के पैकेट हैं। डैनी, जिसने पहले किसी गैंग में काम किया था, कहता है कि इनकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। धीरे धीरे सब कुछ साफ होने लगता है। कैसे एयरलाइन सामान्य यात्रियों के जरिए ड्रग्स की तस्करी कर रही थी, इसलिए उनके टिकट अन्य फ्लाइट्स की तुलना में बहुत सस्ते बिके थे। संभवतः एयरलाइन की गुप्त जानकारी किसी तरह लीक हो गई थी, इसलिए हवाई जहाज को जानबूझकर इस जंगल में क्रैश किया गया। और उनके बीच जिस सदस्य ने दूसरों को मारना शुरू किया था उसने यह सुनिश्चित किया कि ये माल उसके कब्जे में आए। लेकिन इसके बाद भी कुछ बातें वे समझ नहीं पा रहे थे कि उस सदस्य को बाकी सभी को मारने की क्या जरूरत थी। सभी यही सोच रहे थे। उसी समय एमी डर के मारे हवाई जहाज से भाग जाती है। जो कुछ भी वह अब उनके जीवन के लिए खतरा बन सकती है। तब डैनी एमी का पीछा करता है। केविन की समझाने के बाद कि किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, लिसा भी उसे ढूंढने बाहर जाती है। बाहर तेज बारिश और तूफानी हवा है और आसपास कुछ सुनाई नहीं दे रहा। लिसा जब बंदूक लेकर एमी को ढूंढ रही होती है तभी पीछे से वही हत्यारा आता है और उसे चाकू से हमला करता है। लिसा उसे मारने से पहले हत्यारे का चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही वह मर जाता है। सूरज निकलने के बाद लिसा की लाश देखकर सभी गुस्से में आ जाते हैं। उनकी 1000 कोशिशों के बावजूद हत्यारा बार बार किसी न किसी को मारता रहता है। सभी एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, लेकिन किसी के लिए यह तय करना मुश्किल है कि उन 5 लोगों में असली हत्यारा कौन है। ठीक उसी समय क्रिस्टी जैक की ओर बंदूक उठाता है और वह बताता है कि कुछ समय पहले उसने जैक के सामान से लिसा की बंदूक की सभी गोलियां बरामद कर ली हैं, जो लिसा की बंदूक से चोरी हुई थीं। इसका मतलब है कि असली हत्यारा जैक ही हो सकता है। क्रिस्टी के पास इसका एक और सबूत है। उसने जैक के बैग से एक सैटेलाइट फोन भी पाया है। यह देखकर क्रिस्टी पूरी तरह सुनिश्चित हो जाती है कि सब कुछ वही कर रहा है। हालांकि जैक सब कुछ नकारता है। वह कहता है कि हाँ, उसने लिसा की बंदूक से उसकी गोलियां हटा दी थीं।
लेकिन उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि लिसा ही असली हत्यारा है, इसलिए सभी की सुरक्षा के लिए उसने गोलियां हटा दी। लेकिन सैटेलाइट फोन उसके पास नहीं था। शायद असली हत्यारे ने वह फोन उसके बैग में रख दिया ताकि जैक फंस जाए। तभी केविन जल्दी से कहता है कि इस सैटेलाइट फोन से अभी कॉल करके मदद मांगनी चाहिए। लेकिन क्रिस्टी बताती है कि वह पहले ही कोशिश कर चुकी है। इस फोन में एक ऐसा पासवर्ड है जिसे अनलॉक किए बिना फोन काम नहीं करेगा। और चूंकि यह फोन जैक का माना जा रहा है, इसलिए पासवर्ड सिर्फ जैक ही जानता होगा। लेकिन जैक का दावा है कि यह फोन उसका नहीं है और उसे पासवर्ड भी नहीं पता। अब डैनी गुस्से में जैक पर हमला करता है, लेकिन केविन उसे समझाता है कि अगर वे जैक को मार भी डालेंगे तो भी सैटेलाइट फोन अनलॉक नहीं होगा और वे बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए उन्हें जैक को बचाकर रखना होगा। फिर वे अस्थायी तौर पर जैक को बांध देते हैं। अब बाकी 4 लोग तय करते हैं कि उनमें से किसी को जैक से पासवर्ड जानने के लिए उसे प्रताड़ित करना पड़ेगा। लकी ड्रा में डॉक्टर केविन का नाम आता है, इसलिए केविन जैक के पास जाकर फिर से पासवर्ड पूछता है। जैक फिर नकार देता है और कहता है कि उसे फंसाया जा रहा है। मजबूर होकर केविन उसकी नोक पर हाथ डालकर दबाव डालना शुरू करता है। इस बीच बाकी 3 सदस्य क्रिस्टी, डैनी और एमी पहाड़ के ऊपर स्थित जीपीएस डिवाइस को चेक करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ वे देखते हैं कि डिवाइस की तार को किसी ने खोल दिया है, इसलिए इतने दिन तक कोई उन्हें रेस्क्यू करने नहीं आया क्योंकि डिवाइस तब से ही बंद था। अब क्रिस्टी ने उसका जोड़ा लगाकर डिवाइस चालू कर दिया। इससे अंततः उनका लोकेशन अमेरिका तक पहुंच जाता है, जो अब उस खोए हुए प्लेन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखा जाता है कि लोकेशन अमेजन जंगल में है, जो अमेरिका की सीमा के बाहर है, और चूंकि एयरलाइन अमेरिका में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए वे अपनी आर्मी को जंगल में नहीं भेज सकते। इसलिए एक सरकारी जांचकर्ता क्लेयर एयरलाइन के ऑफिस पहुंचती है और अपनी कंपनी को जांच का आदेश देती है क्योंकि उनका एक प्लेन कुछ दिनों से लापता है और उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। यहाँ एयरलाइन के मैनेजर कोरा हंसते हुए कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर जांच कर सकती हैं, लेकिन चूंकि प्लेन अमेरिका की सीमा के बाहर है, वहाँ केवल मैक्सिकन आर्मी ही जा सकती है। यहाँ खुलासा होता है कि वह जांचकर्ता क्लेयर वास्तव में जैक की पत्नी है और जैक एयरलाइन के खिलाफ जांच के लिए वहाँ एक सीक्रेट मिशन पर गया है, इसलिए क्लेयर उसे खोजने की कोशिश कर रही है। इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 5 सर्वाइवर्स में जैक असल में किलर नहीं हो सकता। हालांकि फिलहाल बाकी 4 उसे शक की नजर से देख रहे हैं, लेकिन क्रिस्टी उसे फिर समझाती है कि अगर सभी अलग हो गए तो असली किलर का काम और आसान हो जाएगा। हालांकि डैनी याद दिलाता है कि वे अब तक हमेशा साथ रहे हैं, फिर भी उनके कई साथी मर चुके हैं, इसलिए अब अलग होना ही बेहतर है। दूसरी ओर जैक भी कैंप से दूर जाकर खुद के लिए कोई आश्रय खोजने निकल पड़ता है। बाकी 3 सदस्यों के पास वह नहीं जा सकता क्योंकि सिर्फ किस्ती को छोड़कर बाकी 3 लोग उसे किलर समझ रहे हैं। इस बीच डैनी तब एमी को आश्वस्त करता है कि वह उसे कुछ भी होने नहीं देगा। वे पहले ही जीपीएस डिवाइस चालू कर चुके हैं, रेस्क्यू टीम आ जाएगी, और सच में ऐसा ही होता है। मैक्सिकन आर्मी को आदेश मिलता है कि वे उस डिवाइस के लोकेशन पर जाकर वहां मौजूद सर्वाइवर्स को बचाएं। अब आर्मी कैंप के कुछ सैनिकों की एक टीम हेलीकॉप्टर से अजोन के जंगल की ओर रवाना होती है। इसी बीच डैनी और एमी साथ बैठे हैं और बाकी 3 सदस्य अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। अचानक उन्हें एक साथ कुछ गोलीबारी की आवाज सुनाई देती है। वे दौड़ते हुए एक साथ कैंप की ओर आते हैं और आश्चर्यचकित होते हैं कि डैनी और एमी को पीछे से कोई गोली मार चुका है और वे दोनों मर जाते हैं। अब क्रिस्टी, जैक और केविन बचे हुए 3 सर्वाइवर्स हैं और वे एक दूसरे की ओर शक की नजरों से देखते हैं। इन तीनों में से कोई एक असली किलर है जिसने अब तक सभी को मार डाला। इस बीच आर्मी भी सिग्नल पाकर अब इस लोकेशन की ओर बढ़ रही है। यहीं पर एपिसोड नंबर 4 खत्म होता है। बाकी एपिसोड के लिए देखना होगा पार्ट 2 वीडियो, जिसमें कई बड़े ट्विस्ट शामिल हैं। तो पार्ट 2 वीडियो की जानकारी आप इस वीडियो के कमेंट में पाएंगे। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें।